बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज चैप्टर 19 का एक टॉपिक है डी ब्रॉगली वेव्स एंड हाइड्रोजन एटम। ये डी ब्रॉगली वेव्स हमने पिछले चैप्टर में थोड़ा सा पढ़ा था। बच्चों, डी ब्रॉगली वेव्स के बारे में डी ब्रॉगली ने जो फार्मूला दिया था कि एवरी मूविंग पार्टिकल हैव वेव एसोसिएटेड विद इट। हर मूविंग पार्टिकल के साथ वेव एसोसिएटेड होती है। This wave is called matter wave. इस वेव को हम मैटर वेव कहते हैं। मैटर वेव is associated with material particle. इसकी एक करेक्टरिस्टिक ये भी है कि this wave is independent of the charge and nature of the particle. ये चार्ज पे डिपेंड नहीं करती पार्टिकल की, ये नेचर पे डिपेंड नहीं करती पार्टिकल की। एंड दिस वेवलेंथ इज द वेवलेंथ ऑफ द मैटर वेव इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मोमेंटम। ग्रेटर द मोमेंटम, शॉर्टर इज द वेवलेंथ। मोमेंटम ज्यादा होगा तो वेवलेंथ शॉर्ट होगी। बच्चों, अभी आप ये देखें कि आप अपनी डेली लाइफ में देखते होंगे कि कहीं पर तेज आंधी चल रही हो तो एयर का अच्छा खासा मोमेंटम होता है। इस मोमेंटम की वजह से खिड़कियां और दरवाजे जो हैं घरों के कभी कभी खुल जाते हैं। कभी कहीं पे कोई खुदा ना खास्ता बम ब्लास्ट हो तो दूर की इमारतों के शीशे जो हैं वो टूट जाते हैं। उसकी वजह यह है कि एयर मोमेंटम गेन करती है और ये जिस मोमेंटम से आके टकराती है दरवाज़ों के साथ या खिड़कियों के साथ, उनको तोड़ के रख देती है। ये मोमेंटम कितना होता है? ये मोमेंटम है P इज इक्वल टू H बार into K. P is equal to H bar into K. Where what is H bar? H bar is equal to H by 2 pi. This is called reduced Planck constant. Reduced Planck's constant. H bar H by 2 pi. ये H by 2 pi जो है हम बार बार फिजिक्स में पढ़ते हैं, जैसे अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में है, जैसे बोर की एक्सप्लेनेशन में है, या जिसका फर्स्ट पास्टुलेट है एंगुलर मोमेंटम के बारे में, यहाँ पर भी H by 2 pi है। बोर मैग्नेट्रॉन है H by 2 pi। तो ये बार बार आ रहा है, इसलिए इसको हम जरा लिख लेते हैं H बार H by 2 pi। एंड व्हाट इज K? K is 1 by lambda called वेव नंबर। ये वेव नंबर है। व्हाट इज वेव नंबर? वेव नंबर इज द नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट लेंथ। पर यूनिट लेंथ, इन a unit length. In spectroscopy, this K can be written as 2 pi by lambda. स्पेक्ट्रोस्कोपी में K जो है 2 pi by lambda लिया जाता है। अगर ये वैल्यूज मैं यहाँ पे डाल दूं, सो P इज इक्वल टू H by 2 pi, रिड्यूस प्लांक कांस्टेंट H by 2 pi के इक्वल है। और वेव नंबर जो है दिस इज 2 pi by lambda। यू सी 2 pi कैंसल एंड दिस इज H by lambda इक्वल टू, फिर वही चीज बन गई ना, lambda इज इक्वल टू H by P या lambda इज इक्वल टू H by mv। ठीक है, बोथ आर कोरिलेटेड, lambda एंड मोमेंटम। ये इस तरह है कि तू इस कदर मुझे अपने करीब लगता है, तुझे अलग से सोचूं अजीब लगता है। ये अब आप डी ब्रॉगली वेवलेंथ को इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि मोमेंटम में और वेवलेंथ में रिलेशन है। क्या रिलेशन है? कि दोनों साथ साथ होते हैं। जब कोई पार्टिकल, मूविंग पार्टिकल हो, उसकी गिर्द वेव बनती है और ये वेव मैटर वेव कहलाती है। अच्छा, मैटर वेव को डिस्कस करने के बाद अब हम आते हैं हाइड्रोजन एटम की तरफ। बोहर ने हाइड्रोजन एटम को एक्सप्लेन किया और इस एक्सप्लेनेशन से पहले इसने कुछ पास्टुलेट्स बताए। ये पास्टुलेट्स क्या हैं हाइड्रोजन एटम के? बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम, एक थ्योरी दी थी बोहर ने, उसके कुछ पास्टुलेट से। उसका पहला पास्टुलेट ये था कि ओनली दोज ऑर्बिट्स आर पॉसिबल फॉर विच द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन
angular momentum mv momentum, mvr angular momentum. The angular momentum of electron is an integral multiple of h by 2 pi, या हम इसको reduce constant, Planck constant लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं n h bar, nh bar, reduced Planck constant. Only those orbits are allowed for which the angular momentum of electron is an integral multiple of n h bar. देखें, बोर के कहने का मतलब ये था कि ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के गिर्द ऑर्बिट्स हो सकते हैं जिसमें एक इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन एटम में तो एक इलेक्ट्रॉन होता है ना, और ये एक इलेक्ट्रॉन इसके गिर्द रिवॉल्व कर रहा है। अब अगर ये एटम कहीं से एनर्जी गेन करे तो इसका ये इलेक्ट्रॉन जो है इट कैन बी रेज टू सम अदर हायर लेवल, यहाँ पर आ सकता है, यहाँ से रेज होकर यहाँ पर आ गया, इसको कुछ एनर्जी और दे दी जाए तो एक्साइटेड स्टेट में ये ऑर्बिट भी बन सकता है, लेकिन हर ऑर्बिट नहीं बन सकता। ऑर्बिट्स के लिए कंडीशन है, क्या कंडीशन है कि अगर देखें ना, ये पहला ऑर्बिट है n इज इक्वल टू 1, ये पहला ऑर्बिट है, इसके लिए इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम कितना आना चाहिए, mvr इज इक्वल टू 1h बाय 2 पाई। अगर इतना एंगुलर मोमेंटम बनता है इलेक्ट्रॉन का तो ये ऑर्बिट एग्जिस्ट करेगा और इस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। अगर ये एंगुलर मोमेंटम mvr इज इक्वल टू 2h बाई 2 पाई हो, 2h बाई 2 पाई हो, तो दूसरा ऑर्बिट एग्जिस्ट करेगा और इलेक्ट्रॉन जो है इस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर सकता है। अगर इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम ये हो जाए mvr इज इक्वल टू 3h बाई 2 पाई, तो थर्ड ऑर्बिट एग्जिस्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन इसमें भी रिवॉल्व कर सकता है। लेकिन अगर आप ये कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम mvr इज इक्वल टू 3.5h बाई 2 पाई आ गया, तो ऐसा ऑर्बिट एग्जिस्ट नहीं करता। फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं होनी चाहिए, इंटीग्रल वैल्यू होनी चाहिए, इंटीजर बनना चाहिए। यहाँ पे 3.5 का मतलब है 3, 1, 2, 3, और ये n इज इक्वल टू 4, n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 4। 3 और 4 के दरमियान में यहाँ पे कोई जगह नहीं है इलेक्ट्रॉन के लिए। इलेक्ट्रॉन ने अगर रिवॉल्व करना है तो यह थर्ड ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा या फिर वो फोर्थ ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा, इन दोनों के बीच में कोई जगह नहीं है इसके लिए। ये कहना चाहता था बोहर, और बोहर could give no reason for this quantum explanation, quantum condition, ये quantum condition उसने दी लेकिन इसके लिए explanation नहीं कर सका, इसका कोई reason पेश नहीं कर सका। However, de Broglie gave the reason for the same, इसने de Broglie ने 10 साल बाद इसके लिए एक explanation दी, और वो explanation क्या है? वो explanation ये है कि जब कोई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है इन सर्कुलर ऑर्बिट, सर्कुलर स्टैंडिंग वेव्स विल बी प्रोड्यूस्ड अराउंड द न्यूक्लियस। ऑर्बिट जो होगा उसके गिर्द, क्योंकि इलेक्ट्रॉन मोशन में है, तो जो भी पार्टिकल मोशन करता है उसके गिर्द वेव्स बनती हैं, वेव्स एसोसिएटेड होती हैं, वेव्स होंगी। अच्छा, लेकिन एक बात यह है, ज़रा सोचते हैं कि स्टैंडिंग वेव्स क्यों, कोई और वेव्स क्यों नहीं? स्टैंडिंग वेव्स का कंसेप्ट क्यों आया? इसलिए कि बोहर का एक और पास्टुलेट था, और वो पास्टुलेट क्या था? वो ये पास्टुलेट था कि द टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन रिमेन्स कांस्टेंट सो लॉन्ग एज इट रिवॉल्व्स इन द सेम ऑर्बिट। जब तक कोई इलेक्ट्रॉन अपने एक ऑर्बिट में रिवॉल्व करता रहेगा तो उसकी एनर्जी ज़ाया नहीं होगी, उसकी एनर्जी कांस्टेंट रहेगी जब तक ये इस एक ऑर्बिट में रिवॉल्व करता रहेगा। अब द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ standing wave is that no energy is transferred by this wave because energy cannot flow past the nodes which are permanently at rest। अगर ये standing wave है,
ये देखें, इसमें कुछ पॉइंट्स नोड्स हैं, ये नोड N1, ये नोड N2, नोड N3, नोड N4, और ये एंटी नोड्स हैं A1, A2, A3। यहाँ पर एम्पलीट्यूड मैक्सिमम, यहाँ पर एम्पलीट्यूड मिनिमम, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम, एम्पलीट्यूड मिनिमम, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम, एम्पलीट्यूड मिनिमम। तो एनर्जी ट्रांसफर नहीं हो सकती नोड्स से, इसलिए कि नोड्स जो है परमानेंटली रेस्ट में होते हैं, तो यहाँ से आगे एनर्जी ट्रांसफर नहीं हो सकती। तो हमें भी यही कंडीशन चाहिए है, क्योंकि बोहर के मुताबिक जब तक कोई एक इलेक्ट्रॉन अपने एक ही ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा तो उसकी टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी। तो यही एक्सप्लेनेशन दी डी ब्रॉगली ने कि सिंस इलेक्ट्रॉन मूव्स इन अ सर्कुलर ऑर्बिट, सो इलेक्ट्रॉन वेव मस्ट बी सर्कुलर स्टैंडिंग वेव दैट क्लोजेस ऑन इटसेल्फ। ये क्या मैंने बात कर दी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ये बात अब मैं एक्सप्लेन भी करने जा रहा हूँ कि सर्कुलर स्टैंडिंग वेव्स क्लोजेस ऑन इटसेल्फ। इन अदर वर्ड्स द circumference of the circular orbit contain whole number of wavelengths. This situation is very much similar to the formation of standing waves on a stretched string. देखें, अगर हम एक स्ट्रिंग ले लें ऑफ लेंथ L, which is kept under tension by clamping its two ends to two fixed supports. If this string of length L is plucked at its center, a standing wave will be produced and the cord will oscillate in one loop. इस एक लूप में ये ऑसिलेट करेगा। देखें, जब इसको यहाँ से प्लग किया जाता है, दो वेव्स प्रोड्यूस होती हैं, एक इस तरफ मोशन करेगी, एक इस तरफ मोशन करेगी। ये दोनों वेव्स इस एंड तक आएंगी, रिफ्लेक्ट होंगी और यूं अपने आप पर आके क्लोज हो जाएंगी और फिर एक स्टैंडिंग वेव क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, तो इन वेव लेंथ्स ने अपने ऊपर ही क्लोज होना होता है ताकि इंटरफेरेंस हो, और कौन सी इंटरफेरेंस हो, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो। और हमें मालूम है ना, देखें थोड़ा सा मैं पीछे की तरफ फर्स्ट ईयर की तरफ जा रहा हूँ, चैप्टर नंबर 8 में आप लोगों ने ये चीज़ें पढ़ी हुई हैं। ये एक नोड और ये दूसरी नोड, और नोड से नोड के दरमियान जो डिस्टेंस है इसे हम लेते हैं हाफ ऑफ द वेव लेंथ, λ/2, λ/2। तो यहाँ से थोड़ी सी कैलकुलेशन करते हैं। अगर ये दोनों लेंथ में कंपेयर कर लूँ, ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है, सो L इज इक्वल टू λ/2 या 2L इज इक्वल टू लैम्डा या 1 लैम्डा। 2L is equal to 1 lambda. Now if the same string is made to oscillate in two loops, वही लेंथ है, अब देखें वही लेंथ L है, इसमें अब हम इस स्ट्रिंग को 1/4 ऑफ द वेवलेंथ से प्लग करेंगे। देखें ये हाफ हो गया, हाफ का भी हाफ कर लें, ये 1/4 हो गया। इस स्ट्रिंग को यहाँ से प्लग करें। Now this time this string will oscillate in two loops. ये देखें ये दो लूप्स में ऑसिलेट करेगा, ये स्ट्रिंग दो लूप्स में ऑसिलेट करेगा। ये नोड N1, नोड N2 और ये नोड N3। लेंथ इज L। नाउ यू सी ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक λ/2, यहाँ से यहाँ तक λ/2। नोड टू नोड डिस्टेंस λ/2 होता है, या एंटी नोड टू एंटी नोड डिस्टेंस ये भी λ/2 होता है। तो अगर मैं इस सारी लेंथ को कंपेयर करूं इस लेंथ के साथ, इन दो लेंथ को कंपेयर करें, L इज इक्वल टू λ/2 प्लस λ/2, सो L इज इक्वल टू 2 λ/2, L इज इक्वल टू लैम्डा। ठीक, यहां पर क्या है, 2L इज इक्वल टू लैम्डा, यहां पर L इज इक्वल टू लैम्डा। लेंथ को सेम कर लें, 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2L इज इक्वल टू 2 लैम्डा, 2L इज इक्वल टू 2 लैम्डा। समझते जाएं। अब हम इस तरह करते हैं कि इस स्ट्रिंग को प्लग करते हैं एट 1/6 ऑफ इट्स लेंथ। द स्ट्रिंग व्हेन प्लग्ड at 1/6 of its length, 1,
2, 3, एक स्ट्रिंग जिसकी लेंथ L के इक्वल है, इसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, 1/3, 1/3, 1/3। इस थर्ड पार्ट का बिल्कुल सेंटर से इसको प्लग करें, so this is 1/6 of the length of the string. When plugged at this length, the string will oscillate in 3 loops. ये string oscillate करेगा 3 loops में। ये नोड N1, ये नोड N2, नोड N3, नोड N4, यहां से लेकर यह लेंथ λ/2, λ/2 एंड λ/2 कितना हो गया? कंपेयर करें इस लेंथ को इस लेंथ के साथ, L इज इक्वल टू 3 λ/2, क्रॉस कर दें, 2L इज इक्वल टू 3 λ, दिस इज 2L इज इक्वल टू 3 λ। बन रहा है ना? 2L 1 λ, 2L 2 λ, 2L 3 λ, ये होल नंबर ऑफ वेवलेंथ्स आ रही हैं। और जब होल नंबर ऑफ वेवलेंथ्स आए, the string will resonate in different loops. अगर आपके पास 1 लैम्डा है तो 1 लूप, 2 लैम्डा 2 लूप्स, 3 लैम्डा 3 लूप्स। लेकिन समझने की बात यह है, पहला केस देखें। पहला केस हमने क्या पढ़ा था? पहला केस ये पढ़ा था कि किसी स्ट्रिंग को बिल्कुल सेंटर से प्लग किया जाए, then this स्ट्रिंग विल ऑसिलेट इन 1 लूप। होगा क्या? एक वेव यहाँ से प्लग करेंगे ना, एक वेव यहाँ से निकलेगी, एक वेव यहाँ से निकलेगी, दोनों जाएंगी, इन दोनों एंड से टकराने के बाद रिफ्लेक्ट होंगी और रिफ्लेक्ट होने के बाद क्लोज हो जाएंगी, और जैसी क्लोज होंगी एक स्टैंडिंग वेव क्रिएट हो जाएगी। ठीक है? अच्छा, हुआ क्या कि देखें इन दोनों वेव्स ने यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आई इन एंड्स तक, तो कितना डिस्टेंस कवर किया? L डिस्टेंस कवर किया, और जब वापस आकर एक दूसरे पे क्लोज हुई तो फिर L डिस्टेंस कवर किया, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? L + L 2L। तो जब भी वेव्स स्ट्रिंग का डबल 2L डिस्टेंस कवर करेंगी, तब ये स्ट्रिंग रेजोनेट करेगा, ऑसिलेट करेगा, वाइब्रेट करेगा इन डिफरेंट लूप्स। 2L की कंडीशन जरूरी है। ठीक हो गया स्टूडेंट्स? So generally, let's say 2L is taken as small l. So small l is equal to 1 lambda, 2 lambda, 3 lambda, and so on so forth, n lambda. L is equal to n lambda ले लिया, where n is an integer, 1, 2, 3 and so on. ठीक है जी? अच्छा, ये एक्सप्लेनेशन देने के बाद अब क्या है? अब मैं आ रहा हूँ बोर थ्योरी की तरफ। दोबारा हम बोर की तरफ आते हैं। बोर ने ये पोस्टुलेट दिया था अपनी थ्योरी का कि ओनली दोज ऑर्बिट्स आर अलाउड फॉर विच द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π, वेयर n इज एन इंटीजर। n 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, एंड सो ऑन सो फोर्थ। अब देखें, डी ब्रॉगली के मुताबिक अगर ये सर्कुलर ऑर्बिट है तो इस सर्कुलर ऑर्बिट पर सर्कुलर स्टैंडिंग वेव्स बनेंगी that closes upon itself. If the wavelength of the wave does not close upon itself, then destructive interference takes place, and these waves will travel around the circular orbit, and this wave is quickly dies out, खत्म हो जाएगी, वेव्स बनेंगी नहीं, क्योंकि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में कैंसलेशन शुरू हो जाएगी। ठीक है जी? तो वो मैं जो बात समझाना चाहता था कि द वेव्स मस्ट क्लोज अपॉन देमसेल्फ, एक अपने ऊपर ही ख़त्म होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखें, मैंने एक सर्कुलर ऑर्बिट ले लिया जिसका रेडियस न्यूक्लियस से, ये न्यूक्लियस था ना, न्यूक्लियस से ये रेडियस हो गया Rn। nth ऑर्बिट है, कोई भी ऑर्बिट है, nth ऑर्बिट है, फर्स्ट ऑर्बिट है, सेकंड ऑर्बिट है, थर्ड ऑर्बिट है, तो मैंने ये nth ऑर्बिट ले लिया। अब इसको देखो स्टूडेंट्स, यूं कर लें आप, होल नंबर ऑफ वेव्स बननी चाहिए, होल नंबर ऑफ वेव्स बननी चाहिए। बार बार मैं यही बात आपको समझाना चाह रहा हूं कि यहां पर देखें, मार्क कर लें 1
बिल्कुल आमने सामने, ये बिल्कुल आमने सामने, ये और ये। अब यहाँ पर अप्स एंड डाउन बनाएं। ये देखें, एक दफ़ा अप, एक दफ़ा डाउन, फिर अप, फिर डाउन, फिर अप, फिर डाउन, फिर अप, फिर डाउन। और अब यहाँ से वेव कंप्लीट कर लें। देखें, अब उल्टा चलें, यूं, ये वेव बन गई। ये है सर्कुलर स्टैंडिंग वेव्स, सर्कुलर स्टैंडिंग वेव्स दैट क्लोजेस अपॉन इटसेल्फ। और देखें वेव्स कौन सी हैं, ये है जनाब लैम्डा, यहां से लेकर यहां तक नोट, नोट टू नोट डिस्टेंस लैम्डा बाई 2, लैम्डा बाई 2 प्लस लैम्डा बाई 2, लैम्डा। अब यहां पर कितनी वेवलेंथ्स हैं, 1, 2, 3, 4, 4 वेवलेंथ्स हैं। ठीक, अकॉर्डिंग टू de Broglie, lambda is equal to h by mv. Also, the standing wave must fulfill the condition L is equal to n lambda. Here L is the circumference of the circle and circumference of the circle is 2 pi r n. The radius of the nth orbit, तो दोनों को आप इक्वेट कर लें, n lambda is equal to 2 pi r n, n lambda is equal to 2 pi r n. Put the value of lambda here, n, ये देखिए lambda की वैल्यू यहां डाल दें, h by mv is equal to 2 pi r n, 2 pi को यहां डिवाइड कर दें, mv को यहां मल्टीप्लाई कर दें, तो ये बन जाएगा n h by 2 pi is equal to mv r n. इसको भी n ले लें, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द nth ऑर्बिट, जनरलाइज कर दिया ना इसको, तो बन गया ये पोस्टुलेट बोहर की थ्योरी का। तो ये एक्सप्लेनेशन जो है डी ब्रॉगले ने दी, और ये एक्सप्लेनेशन जो है बताती है कि वाकई सिर्फ वो ऑर्बिट एग्जिस्ट करते हैं जिनके लिए इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम h by 2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल हो। इन ऑर्बिट्स को बोहर ऑर्बिट कहा जाता है, या परमिसिबल ऑर्बिट कहा जाता है, या क्वांटाइज्ड ऑर्बिट कह सकते हैं, इसे क्रिटिकल ऑर्बिट कहा जाता है। ठीक है, तो ये ऑर्बिट्स जो हैं इनको अलाउड ऑर्बिट्स कहते हैं। ओनली दोज ऑर्बिट्स आर अलाउड फॉर विच द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू nh by 2 पाई। ठीक है बच्चों, देखा कि ये क्या ये इक्वेशन डायमेंशनली ठीक है। mvr is equal to nh divided by 2 पाई। mvr क्या है, इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम है, n नंबर है 1 2 3 4, 2 पाई ये भी कांस्टेंट है, h क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट, h क्या है, प्लैंक कांस्टेंट है। तो प्लैंक कांस्टेंट जो है इसकी वैल्यू हमारे पास है 6.63 एक्सपोनेंट -34 जॉल्स इनटू सेकंड, 6.63 एक्सपोनेंट -34 जॉल्स इनटू सेकंड। आपको मालूम जॉल इनटू सेकंड किसका यूनिट है, एंगुलर मोमेंटम का, जॉल इनटू सेकंड एंगुलर मोमेंटम का यूनिट है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर भी एंगुलर मोमेंटम, यहाँ पर भी एंगुलर मोमेंटम, तो ये इक्वेशन डायमेंशनली ठीक है। अच्छा, एक और बात, ये एंगुलर मोमेंटम है कितना, 6.63 एक्सपोनेंट -34 जॉल्स इनटू सेकंड। नेचर में इससे कम एंगुलर मोमेंटम किसी क्वांटिटी का नहीं हो सकता, बहुत स्मॉल वैल्यू है 6.63 एक्सपोनेंट -34 जॉल्स इनटू सेकंड। अच्छा बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। इसके बाद हम चैप्टर नंबर 20 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 20 जो है अबाउट न्यूक्लियर फिजिक्स। तो मैं ये कहूँगा आपको कि जब भी आप लोग चैप्टर नंबर 20 हम स्टार्ट करें तो आप लोग
अपने साथ कैलकुलेटर्स वगैरह ज़रूर रखें, ठीक है, क्योंकि उसके बगैर कैलकुलेशन मुश्किल होगी। थैंक यू जी।